हाय एवरीवन, दिस इज़ मी मीनाक्षी एंड आज जो हम करने वाले हैं वो हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 1 का जो एएफएम का चैप्टर है ना। एएफएम का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं चैप्टर 1 बहुत जगह काम आएगा आपके व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, क्योंकि वहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आपको एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एक्ट करना है और आपको एडवाइस करना है कि कंपनी के मेजर डिसीजंस क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए ना, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस माइट बी आस्क्ड। सो मेनली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें द डिसीजंस लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीदना है, कंपनी को सब्सिडरी बनाना है, तो वो करना है कि नहीं करना है। सो यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन अंडर मल्टीपल एस्पेक्ट। सो फर्स्ट एस्पेक्ट कैन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्या इस सब्सिडरी को खरीदने से हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, राइट? क्या डिविडेंड डिसीजंस रहेंगे, क्या हम डिविडेंड पे कर पाएंगे, इसके बाद क्या हमारे डिविडेंड में कुछ कट डाउन होगा, इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट आवर प्राइजेस, क्या हम एम थ्योरी यूज़ करें, क्या हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करें, क्या हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस रहेंगे। अगर आप किसी सब्सिडी को खरीद रहे हो तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी, ये पैसा आप कहाँ से अरेंज करोगे। प्लस हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस बेसिस पे ले रहे हैं, क्या मैंने उस सब्सिडी का परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया है, क्या मुझे पता है कि उसका जो एनपीवी है वो पॉजिटिव आ रहा है, आईआरआर क्या है। सो मे बी मल्टीपल एलिमेंट जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो। रिस्क मैनेजमेंट, क्या वो एक फॉरेन सब्सिडरी है, बाहर पैसा भिजवाना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट रिस्क होगी, या फिर अगर उसको फंड करने के लिए हमें लोन लेना पड़ा है तो लोन फ्लोटिंग रेट है, फिक्स रेट है, क्या उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगी। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स और एलिमेंट्स और इश्यूज यू माइट हैव टू आंसर। अच्छा, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है दूसरा पार्ट हमारा, वेर इन वील बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल डिसीजन है कि आप अगर कहीं से लोन ले रहे हो, आप सब्सिडी को खरीद रहे हो तो पैसों की ज़रूरत है। पैसे अगर आप खुद के बिजनेस से अरेंज कर रहे हो, सो यू माइट नॉट बी एबल टू पे सफिशिएंट डिविडेंड, सो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे सस्ती सोर्स ऑफ फाइनेंस इज़ इन हाउस जनरेटेड और इंटरनली जनरेटेड फंड्स, पहली चीज़। और दूसरी सबसे सस्ती सोर्स ऑफ फंड्स रहती है आपकी डेट फाइनेंसिंग। सो डेट फाइनेंसिंग की जब मैं बात करूँ तो डेट फाइनेंसिंग के खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा बिजनेस है वो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो यानी उसके जो कैश फ्लोज आने वाले हैं वो वॉलेटाइल है, वी आर नॉट श्योर हाउ मच कैश फ्लोज वी आर गोइंग टू गेट, सो इन दैट केस डू नॉट यूज़ डेट फाइनेंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वैसे ही बहुत हाई खर्चे हैं बिजनेस में, ऑपरेटिंग गियरिंग बहुत हाई, यानी आपके फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, आपके वेरिएबल कॉस्ट कम है, सो उस केस में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भले हाई लग सकता है बट इवेंचुअली द वॉलेटिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स इज गोइंग टू बी हाई। सो इस केस में ऑलरेडी आपके सर पे एक फिक्स कॉस्ट का बर्डन है, सो डू नॉट गो इन फॉर दैट डेट का एक्स्ट्रा बर्डन। स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस में फ्यूचर में इतने ही कैश फ्लोज आने वाले विद प्रिसिशन और स्टेबल कैश फ्लोज आ रहे हैं, हर साल एक इवन रिटर्न आ रहा है जो प्रोजेक्शंस है आपके, तो उसमें यू कैन ईजिली टेक डेट बिकॉज देन सिक्योरिटी है, चांसेस है दैट यू विल बी एबल टू पे ऑफ योर डेट और इंटरेस्ट पे कर पाओगे। लेकिन अगर आपका हर साल कैश फ्लोज बहुत ही वेवरी आ रहा है, डू नॉट टेक डेट, दैट्स गोना बी वेरी रिस्की। प्लस डू यू हैव सिक्योरिटी टू ऑफर, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हम लोन तो लेने को रेडी हैं पर हमारे पास कोई एसेट्स ही नहीं है, और बड़े लोन, ऑफकोर्स आप सब्सिडी को खरीद रहे हो तो यू नीड अ वेरी बिग लोन, तो बड़े लोन तो बैंक बिना सिक्योरिटी के ऑफर करेंगे नहीं, सो देन देयर कम्स इन अ प्रॉब्लम। ओके, उसके अलावा जब हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग द डिविडेंड रिटेंशन की, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपके पास पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो कितनी बार हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके बाद जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स रहेंगे, लाइक बचा हुआ पैसा रहेगा, वो हम डिविडेंड के फॉर्म में बांटेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या हैं आपके, राइट? तो कितना आपका कैश फ्लोज आ रहा है, जा रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मैं लोन लूँगी कि इक्विटी से फंड्स रेज करूँगी। व्हाट इज़ माय डिविडेंड कैपेसिटी, लाइक यू नो व्हाट आर द चांसेस ऑफ मी पेइंग डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री कैश फ्लोज। हमको पता है डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स के बेसिस पे डिफाइन नहीं होता, डिविडेंड इज ऑल्सो डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल इन हैंड। अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो मुझे हाथों हाथ कैश चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, डू आई हैव दैट मच कैश, डू आई हैव फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल विथ मी। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस विच you might have to address before taking a final call as to the amount of dividend to be declared.
एंड द अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस टू बी रेज। अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिविडेंड इररिलेवेंसी थ्योरी करी थी, M&M थ्योरी, ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स। सो M&M थ्योरी क्या कहती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप डिविडेंड दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इवेंचुअली शेयर होल्डर का वेल्थ जो है वो बढ़ना चाहिए। एंड द वेल्थ बेसिकली इंडिकेट्स द रिटर्न, टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न। एंड टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न विच ही गेट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द शेयर प्राइजेस। दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ना कमिंग बैक टू दिस, M&M थ्योरी ने अगर आपको ध्यान हो तो खुद एग्री किया था कि अगर टैक्सेशन वाला एनवायरनमेंट है तो इन द एनवायरनमेंट वेयर देयर इज टैक्स देयर हैज़ टू बी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा कंसिडरेबली ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द डिविडेंड टैक्स। सो M&M थ्योरी में अगर आप बोलो कि वी आर इनडिफरेंट टू डिविडेंड रेट, वो आप कौन सी M&M थ्योरी की बात करें, विदाउट टैक्स वाली। सो इफ इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन दैट देयर इज टैक्स in the economy wherein your business is located, just keep this in mind that M&M theory does not say कि टैक्स वाली इकोनॉमी में भी irrelevant रहेगा डिविडेंड। अदर थिंग इज एथिक्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर आपने देखा हो एथिक्स आपके SBL में भी है, SBR में भी है, AFM में भी है, सारे सब्जेक्ट्स में रहेंगे, बिकॉज एज एन ACCA यू हैव टू बी एथिकल इनफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए एथिकल इशूज़ उतने ही इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना एज एन ACCA जितने मेरे लिए फाइनेंशियल इशूज़ हैं। सो यू कैन नॉट बी अनएथिकल, सो यू हैव टू कंसिडर फ्यू थिंग्स बिफोर यू डू द फाइनल रिपोर्टिंग और टेक द फाइनल डिसीजन। फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर शेयर होल्डर ही है तो मैं तो शेयर होल्डर के बारे में ही सोचूं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स विल हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, बट द अदर स्टेक होल्डर्स हैव प्रायोरिटी एज वेल। You need to sequence, you need to trade off. That means you need to create acceptable standards, negotiate with the stakeholders, but then come and arrive at a platform where everybody agrees to whatever you say, right? Or whatever everybody is going to accept, which is justifiable, fair to everyone. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को निकाल के आप कुछ कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ की पे कट करके आप कुछ कर रहे हो, which is again unethical, right? It's not right. It's not a very long term strategy. फिर ethical framework के हिसाब से अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एनवायरनमेंट पॉलिसीज ड्यून हो रही है, कहीं ना कहीं कोई अदर इश्यूज आ रहे हैं, डू नॉट गो इन फॉर दैट डिसीजन एंड इन योर रिपोर्ट क्लियरली स्टे टू द मैनेजर दैट दिस माइट अफेक्ट द बिजनेस इन फ्यूचर। उसके अलावा देयर आर वेरियस safeguards which are required herein. You can act as a whistleblower इन वेरियस इशूज़ वेरिन आपको लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ है जो बहुत अनएथिकल हो रही है। सो यू नीड टू एड्रेस दैट एंड इन योर रिपोर्ट क्लियरली एंड मेक द मैनेजमेंट अवेयर कि यार अगर हमने ये डिसीजन लिया तो इट माइट हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर कंपनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का काम करो आप एग्जैक्टली यहाँ पे, बिकॉज आप यहाँ पे पहले से उनको अवेयर करा रहे हो। तो दिस माइट बी द फ्यूचर इशूज़ विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस अगर वो अनएथिकल होकर काम करेगी तो। Also when we talk about the bonus schemes, the other schemes, you cannot compromise onto that. So if you have committed something to the employees, make sure that the commitment is fulfilled so as to ensure that you have a goodwill, long-term goodwill in market. अच्छा, एक आध और important चीज़ है when we talk about ethical framework is that integrated reporting can be a part and parcel of the organization. कुछ organization ना integrated reporting करती है. So integrated reporting का I have just given a small brief or abbreviation to this as FISH-NM. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट FISH-NM, basically we're commenting or reporting on different kinds of capital. So we're commenting on financial capital, we're commenting on intellectual capital, on social capital, ऑन ह्यूमन कैपिटल विच इज़ द एम्प्लॉयज़। तो आपको हर एक एलिमेंट एस्पेक्ट के बारे में कमेंट करना है जब इंटीग्रेटेड IR बनाने के लिए आपको कहा जाता है। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल कैपिटल में आ गया कि मेरा फंड्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, हाउ आर द फंड्स बीइंग जनरेटेड एंड हाउ द फंड्स बीइंग पुट टू यूज़। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मे बी द कॉपीराइट, स्टेट पेटेंट, ट्रेडमार्क्स वगैरह, वो उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, कितने हमने ऐड ऑन किए, कितने साल हमने कुछ क्रिएट किए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। when we talk about S, which is social capital, so social capital will be talking about the relationship with the stakeholders. So अगर आपका किसी भी group of stakeholders से relationship अच्छा नहीं चल रहा है, that creates a problem.
So as I said, fish NM is like an important part of the reporting. So so S stands for social and relationship. Social and relationship में आ जाएगा आपका basic जो criteria, which is like how are you dealing with the people around, how are your terms with the people around, and are you building trust, and is there good stakeholder relationships, good PR relationships being maintained. So that is very important. ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे फिश एनएम में एस के बाद एच ह्यूमन कैपिटल के बारे में. सो ऑफकोर्स वी टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़. सो वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स. कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कैसा फ्रेमवर्क है, कैसे एथिकल इश्यूज़ हैं. लाइक यू नो इफ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ हाउ द ह्यूमन कैपिटल हैज़ बीन फॉर्म्ड और शेप्ड. सो देन इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितनी भी एथिकल वैल्यूज़ है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मेक श्योर दैट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम द ह्यूमन कैपिटल कैन बी डिराइव. Okay, and then comes to NM. So natural capital means renewable, non-renewable resources, environmental resources, basic processes जो आपको मदद करेगी आगे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में. सो आपने क्या इस साल कोई एफर्ट्स डाली नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यू करने की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम करने की? अगर हाँ तो वो आप अपनी रिपोर्ट में डालोगे. एंड द लास्ट पार्ट इज़ एम विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल. ऑब्वियसली ये नाम से समझ में आ रहा है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में आ जाएंगी. सो मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन, उसका कैसे मेंटेनेंस हो रहा है, कैसे मेक श्योर करो कि वो कोई चोरी ना कर ले जाए. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी रिपोर्टेड. सो जब भी आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में पूछा जाए, आप पहले तो अपना जो जितने भी एलिमेंट्स हैं विच इज़ फिश एन एम, आई विल रिपीट, आई विल राइट इट अगैन, फिश एन एम. ठीक है. तो अब ये आई होप यू रिमेंबर दिस वर्ड. एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन यू कैन फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ BPP. There are other questions as well, but the question first of BPP test kit is basically testing your skills for integrated reporting. So you have to put your answer, find your answer from the question itself. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं डिटेल दे रखे, क्योंकि उसी को उठा के आपको इन सारे कैपिटल्स में बांटना है. So I hope the first chapter is clear with everybody. I hope there's no doubt as regards to the first chapter. And yeah, so that's all about the first chapter. Okay.